आज हम करने जा रहे हैं हमारे दूसरे लेक्चर की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फैक्टर्स, जो कि हमने कल पढ़ा था। हमने कल इंट्रोड्यूस किया था इसके बारे में, और हमने कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में भी जाना था। आज हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ फैक्टर। एडिशन ऑफ फैक्टर जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशन ऑफ फैक्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो उससे पहले हम पढ़ लेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग मतलब एक वेक्टर यहां है, लेट दिस वेक्टर बी ए। अगर ये वेक्टर को ना मैं उसके डायरेक्शन को या मैग्नीट्यूड को चेंज करके उसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं दिस। ये वेक्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सोचिए, इसको कॉपी किया, मैंने इसको कहीं भी शिफ्ट कर दिया, इसी के जैसा पेस्ट, इसी के जैसा आ गया। ना इसका साइज में चेंज आया, ना इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आया, ना इसके डायरेक्शन में चेंज आया। दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग के बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर जो हैं उनके बीच में एंगल दो तरह के हो सकते हैं, जो अभी आपको पता चल जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए, सोचिए हमें दो वेक्टर को ऐड करना है। ये वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये दोनों को मुझे ऐड करना है। तो इन दोनों को मैं दो तरह से रख सकता हूं। सोचिए, इस वेक्टर को मैंने ऐसे लेके इसके साथ ऐसे रख दिया, या फिर मैंने ऐसे रख के इसके साथ ऐसे रख दिया। तो अब ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है इधर। पर अगर मैंने इसी वेक्टर को ले लिया, इसी वेक्टर को अगर मैंने ऐसे भी रख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये वेक्टर है, ए डैश लिख देते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं, दैट्स इट, कलर चेंज कर लिया। तो ये भी एक एंगल बन रहा है इधर। तो एंगल कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है? इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, या फिर इसको आप एक रूल के हिसाब से ले सकते हैं। मैं जैसा कहता हूं वैसे कीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, आपको एक गाना याद है, ताल से ताल मिला, उसमें ताल का मतलब है टेल, टेल को हम टेल से मिलाएंगे, टेल से टेल मिला। अब ये जो वेक्टर है, जहां पे एरो होता है ना, उसे हम कहते हैं हेड पार्ट, और जहां पे ये एरो नहीं होता है इसे कहते हैं टेल पार्ट। तो हमें करना क्या, टेल से टेल मिला, मतलब ये वाला। तो ये जो एंगल है ना, ये सही वाला है। मतलब अगर हमें कोई भी वेक्टर दे दिया, ये लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड इधर है इसका बी वेक्टर, तो इसके बीच का एंगल ये होगा थीटा। समझ में आई? ये वाला हम नहीं लेंगे। और इसमें भी एक रॉ है, हाँ, इसमें भी एक और चीज़ है कि हमें हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है। ये वाला जो है, ये वाला भी हम ले सकते हैं, देखिए, पर हमें ना हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है, जो छोटा है उसी को लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर मतलब ये होता है कि if we have two vectors, लिखने को सही नहीं हो रहा, ओके, हाँ, if we have two vectors, let's say A and B, if both the vectors are two sides of a triangle
then their resultant will be the थर्ड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स को लें, उन दोनों को एक ट्राइंगल का दो साइड मान लें, तो उसका जो थर्ड साइड होगा दोनों को ज्वाइन करने वाला, दैट विल बी द रिजल्टेंट। अब हमें ये पता है कि हम जो दो वेक्टर लेंगे उसके बीच का जो एंगल होगा वो टेल से टेल होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट को लेना है। हमें सोचना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है हमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, कलर चेंज, हाँ, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। एक और वेक्टर मेरे पास ऐसा वाला है बी। पहले लॉ में हमने क्या पढ़ा कि उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि बी को मैं यहां से उठा के यहां ला सकता हूं या फिर यहां ला सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये जो बीच का एंगल है ये हम एंगल के हिसाब से लेते थे, पर हमें यहां इस लॉ में बीच का एंगल नहीं लेना है, बीच का एंगल हमें देखना भी नहीं है। हमें क्या करना है कि जो टेल से टेल वाला कॉन्सेप्ट था उसको हेड टेल कॉन्सेप्ट में चेंज करना है। अब ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाने के बारे में सोचना है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो ये मेरा वेक्टर था, ये जो मेरा वेक्टर था इसको इधर रखना है, क्योंकि पहले हम कहाँ गए, पहले हम इस पॉइंट से गए इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट से गए इस पॉइंट। अब सोचिए हम डायरेक्ट भी तो ऐसे जा सकते थे, है या नहीं? हमें इस पॉइंट के बारे में सोचना है कि किधर से किधर गए। ये जो वेक्टर हो जाएगा ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जो उनका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमें एक और चीज पता चलता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उसका एक्चुअल में उसका जो वैल्यू है वो हम कैसे जाने। सोचिए एक वेक्टर था ये ए हमारे पास, एक और वेक्टर था बी हमारे पास, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला। अब इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा हमें, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने पिथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये हमारा थीटा बन जाएगा, और ये वही थीटा है अगर ये बी इधर होता तो जो थीटा इधर बनता वही थीटा है वो। मैं बस बता दिया, उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वो जानने का। अब ये देखिए, इसको मैं ये बी ये ए हो गया, इसको मैं सोचिए एक्स ले लेता हूं, ये डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस बी वाई, ठीक है। साइन थीटा के हिसाब से वी नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच इज इक्वल्स टू, यहां पे इसका पी क्या हो जाएगा, एक्स बाय बी, राइट? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, मतलब ये x इज इक्वल्स टू ये हो गया b साइन थीटा। cos थीटा को लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू b बाय h इज इक्वल्स टू y बाय b, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, राइट? तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, b cos थीटा आ गया, ये आ गया b sin थीटा, ये आ गया b cos थीटा। तो अब हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ये a है, ये b है, इधर जो लाइन है दिस इज b sin थीटा, दिस इज b cos थीटा, और ये जो था हमारा, ये था हमारा रिजल्टेंट फैक्टर। अब यहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया, इधर ये थीटा हमें पता चल गया, लेट दिस एंगल बी अल्फा, आराम से हम इधर लगा सकते हैं r इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, प्लस
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर, है या नहीं। इससे हमें पता चल गया कि दिस आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, जानने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ये आप लर्न कर सकते हैं, ये आराम से आप लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेशन है इसको कभी नीट नहीं पूछता। ये आ गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है, मतलब ये अल्फा का वैल्यू। अब अल्फा को अच्छे से देखिए, ये जो अल्फा है अगर मैं इसको टेन थीटा ले लूँ तो टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाय बी। इसके लिए पी क्या है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। हो गया, दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमारा दो फॉर्मूलेज हमें मिल गए। अच्छा, एक और चीज, अगर हम बात करते हैं कि ये तो अब नहीं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे हमें कहता है कि अगर ये हमारा बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें और पैरेलली शिफ्ट करके, जो टेल से टेल को मिला के हमने जोड़ा है, टेल से टेल को मिला के जोड़ा है। अभी अगर मैं ए को पैरेलली शिफ्ट कर दूं, ए को कॉपी पैरेलली शिफ्ट कर दूं और इधर रख दूं, बी के हेड से जोड़ दूं, ये हमारा फेक वेक्टर है, और बी को पैरेलली शिफ्ट कर दूं और ए के इधर जोड़ दें, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, दिस वन, जो इनके एक वर्टेक्स से इनके लॉन्गेस्ट वर्टेक्स तक जो जाएगा, दैट विल बी आवर रिजल्टेंट। ये यही कहता है। अब यहां पे दो बातें आएंगी। यहां हम ट्राइंगल में हमने सिर्फ अल्फा का वैल्यू पढ़ा, यही अल्फा यहां अगर देखें तो यही वाला है वो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। बी वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया ए के साथ, और यहाँ फिर से उसके टेल को हेड के साथ ज्वाइन कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। पर जब हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है बी के साथ क्या एंगल फॉर्म करेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और उसको अगर हम बीटा देते हैं नाम, तो यहां हमें क्वेश्चन पूछेगा कि बी के साथ कौन सा एंगल फॉर्म किया, ओरिजिनल वेक्टर के साथ, पैरेलल शिफ्ट वाला नहीं। इसके लिए हम फिर से वही करते हैं, ये वाला हमारा था पी साइन थीटा और ये था बी कॉस थीटा। इसका मतलब जो ये वाला होगा ये भी बी साइन थीटा होगा, और ये वाला होगा ये भी बी कॉस थीटा होगा ना भाई, ऑब्वियसली होगा। अब हम यहां देखते हैं बीटा के जगह, बीटा को अगर हम 10 बीटा ले जाएं, लेट्स से बीटा को अगर हम 10 बीटा ले जाएं, तो यहां पे हमें क्या मिलता है देखने को, टेन बीटा विल बी इक्वल्स टू, इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ देखते हैं।
अगर हम इसे देखने की बात करें तो देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा सा। ग्रीन कहाँ गया यार? ये ग्रीन कलर तो अलग ही होता है यार, इसका अपने मर्जी से चलता है, मिलता ही नहीं। हाँ, तो अगर मैं बीटा की बात करूँ तो ये जो बीटा है इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इसको भी हम पिथागोरस ट्रिपलेट बना दें। तो पिथागोरस थ्योरम जैसे हम बनाएंगे, जैसे हमने बी के कंपोनेंट्स लिए ऐसे ही हम ए के कंपोनेंट्स ले जाएंगे। हालांकि वो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको थर्ड फार्मूला लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं अंदर। आप इसको लर्न कर दीजिए और इसे लर्न कर दीजिए, इसे लर्न कर दीजिए। कैसे हुआ तो पता चल गया आपको। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप अच्छे से देखिए, आपको ये दोनों के बीच का एंगल पता है कि थीटा है, राइट? तभी तो हमने बी कॉस थीटा बी साइन थीटा निकाला। थीटा है, पता है दोनों के बीच का एंगल। अगर आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूले की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी डेरिवेशन हम क्यों ही जाने, ये फॉर्मूले की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो सीधा सीधा ऐसे कर सकता था ना, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, राइट? तो हम यहां से सीधा लिख सकते थीटा माइनस जो हमारा अल्फा का वैल्यू था tan इनवर्स थीटा माइनस tan इनवर्स बी कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। अब ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर जब आप ऐसे tan इनवर्स tan अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके होंगे तब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ जो अल्फा का है ऑलरेडी आपको वैल्यू पता होगा। तो ये फॉर्मूला सीधा ऐसे ही लिखने को मिल जाएगा कि ये थीटा माइनस, सोचिए थीटा 60 डिग्री है और आपको मिल गया अल्फा का वैल्यू गिरा के 30 डिग्री या 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, आपको सीधा मिल जाएगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर होता नहीं है। 2000 क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। हम ऑलरेडी रिजल्टेंट का फॉर्मूला जान चुके, हम एंगल्स के बारे में जान चुके, तो अब हम 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करें या फिर चलिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। इतना जो चीज़ है ना, इसमें एक स्पेशल केस आता है और उसमें ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा पर दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग देखेंगे, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा ये। स्पेशल केस की बात करें, अगर सोचिए आपको जो दो वेक्टर्स हैं जिनको आपको ऐड करना है, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम हो जाए। अगर एक बक्से को सोचिए, मैं इधर 5 से खींच रहा हूँ 5 न्यूटन से, ये इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, और दोनों खींच रहे हैं, कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये बक्सा यहीं के यहीं रह जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, राइट? ऐसे ही जैसे ये 5 न्यूटन इधर था, अगर ये दोनों एक एंगल पे लगते, ये बक्सा है और सोचिए ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है, इनके बीच में ये है 60 डिग्री, लेट से ये 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये इधर आएगा रिजल्टेंट, राइट? पर यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इन सब का वैल्यू यहाँ पे डालते, राइट? पर ऐसा नहीं करेंगे हम लगाएंगे फॉर्मूला, हम लगाएंगे इजी फॉर्मूला। जब आपको ऐसा मिल जाए कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कोई भी एंगल हो, पर उन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो यहाँ पे हम सीधा लगा देंगे 2 इंटू एफ या फिर a, जो भी आपका वेक्टर है, वेक्टर को a लेते हैं, लेट्स से द वेक्टर इज a, 2 इंटू a कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और एंगल निकालने का तो आपको पता ही है, tan अल्फा का लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ इंटू 2, 2 से 2 कट गया,
दिस इम्प्लाइज, सॉरी ये 60, ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60/2 मतलब 2 × 5 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 × 5 × √3/2, 2 कट गया इज इक्वल्स टू 5√3। मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसका वैल्यू सीधा सीधा इजीली आ जाएगा 5√3। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये एंगल एक स्पेशल और बता देता हूं मैं आपको, बहुत इजी। जो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, जब दोनों इक्वल थे मैग्नीट्यूड में और कोई भी डायरेक्शन में चल रहे थे, तो जब दो लोग एक को खींच रहे हैं तो वो बीच से ही जाएगा ना, है या नहीं? अगर इधर का मैं अगर अच्छे से बात करूं आपको कि इधर का जो फोर्स है, तो ये जो फोर्सेस इधर लग रहे हैं ये तो इसको बीच से ही ले जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो ये जो थीटा है ये तो इसका आधा बन जाएगा। अगर हम एक वेक्टर से बात करें तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ये 30 डिग्री बन जाएगा, है या नहीं? तो एक और यहाँ पॉइंट आप ऐड कर लीजिए कि जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो जो एंगल विथ अ वेक्टर हो जाता है दैट इज θ/2। अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ सेम रहता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। दूसरा स्पेशल केस की बात करते हैं। ये तो हमने रैंडमली देखा कि कोई भी एंगल पे क्या होता है। अब देखते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर एंगल आ जाए, क्या यार ये टैबलेट बात नहीं मानता यार मेरी, 120 डिग्री। पहले 0 डिग्री की बात करते हैं, 120 डिग्री तो पढ़ेंगे। तो सोचिए ये वेक्टर है 5 न्यूटन का, एक और वेक्टर वहीं पे ही है 0 डिग्री में 5 न्यूटन का। तो यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां मैं डेरिवेशन भी करूं तो यहां जो हमारे पास था a² + b² + 2ab cos थीटा, यहां cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है या नहीं? cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, है या नहीं? ये अच्छे से देखिए, ये तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, का रूट ओवर, या इसका मतलब ये है कि ये a + b के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वैल्यू हो जाएगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। 5 + 5 जब एंगल बीच में 0 डिग्री हो। ये जो एंगल है इनका, ये देखिए ये भी इधर जा रहा है और दूसरा वाला भी इधर ही जा रहा है, दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री हो तब सीधा ऐसा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे वाले के। तीसरा होता है हमारे पास 0 डिग्री का क्या बात, अब आता है 180 डिग्री। जब उल्टा हो तो क्या होगा, ये cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, राइट? -1 हो जाएगा तो यहाँ a माइनस भी हो जाएगा। बड़ा वेक्टर से छोटा वेक्टर को माइनस कर दिया और डायरेक्शन उसी तरफ जाएगा जिधर बड़ा वेक्टर का डायरेक्शन था। ये तो बहुत ही ईजी है, ये बताने की जरूरत है। इधर 5 न्यूटन से इधर जा रहा है, सोच लीजिए इधर आ रहा है 2 न्यूटन से, इसका नेट कितना हो जाएगा, इधर 3 न्यूटन, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ जो cos थीटा का वैल्यू था यहाँ पे 1 आया था, पर इस केस में ये -1 आ जाएगा। -1 आ जाने पर ये माइनस हो जाएगा सब कुछ, a - b का फॉर्मूला हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, उधर फिर रूट लग जाएगा, देन a - b हो जाएगा। फिर आते हैं 120 डिग्री। ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बड़ा मजा आया था इसमें। जब दो वेक्टर्स होंगे, दिस इज ए वेक्टर, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जब 120 डिग्री हो जाएगा ना, तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों क्या मैग्नीट्यूड भी ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री में मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो a = b लिख देते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तब जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना, ये हो जाएगा इनके मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल। कैसे, वो देखते हैं अभी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a' यानी कि वो b' से इक्वल है, आई मीन b और मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू √ऑफ a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, है या नहीं, इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस
ए का ही स्क्वायर, क्योंकि सेम है सबका मैग्नीट्यूड, प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस 120 डिग्री, है ना, इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a स्क्वायर कॉस 120 डिग्री का रूट ओवर। समझ में आ रहा है ना इतनी बात तक? तो ये क्या हो गया, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है कॉस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि कॉस 60 यानी माइनस 160 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो रूट अंडर ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस हाफ, माइनस माइनस कट गया, इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल्स टू a। यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आ गया जो हमारे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड था और b का मैग्नीट्यूड था। दैट्स इट। तो एडिशन की बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पे, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर तो पढ़ लिया हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस की बात करो तो पहला क्वेश्चन ये है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन respectively are acting on a body. Calculate the resultant force if the angle between them is आई में दिया है 0 डिग्री, फिर दिया 180 डिग्री, फिर दिया 90 डिग्री। ठीक है, क्या है 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। एक वेक्टर है हमारे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो 3 न्यूटन यहाँ आ जाएगा और 4 न्यूटन उसी के आगे आ जाएगा, यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा रिजल्टेंट। हमने पढ़ा था 0 डिग्री पे ऐड हो जाता है, 3 + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 3 7 न्यूटन। इजी था ना। फिर हमने पढ़ा था 180 डिग्री आने पर माइनस हो जाता है, 3 - 4 यानी कि पहला बिट का आंसर इतना, सेकंड बिट का 3 - 4 हो जाएगा 180 डिग्री में, दैट इज 1 न्यूटन। और थर्ड वाला की बात करें तो 90 डिग्री में सोचना ही क्या, सीधा पिथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a² + b² का रूट ओवर a स्क्वायर का यानी कि 9 + 16 का रूट ओवर दैट इज 25 का रूट ओवर दैट इज 5। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कहाँ गया यार सर, आज कोई मेरा बात नहीं मान रहा सुबह से। Two vectors having equal magnitude of 5 Newton have an angle of 60 degree between them. Find the magnitude of the resultant vector. कहा है हमसे कि टू वेक्टर्स जिनका की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा। भाई ये तो हमने अपने फॉर्मूले से सीखा था, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, सीधा सीधा निकल जाएगा। पहले तो हमें निकालना है कि उसका जो ये है क्या कहते हैं, उसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है। तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था एडिशन में, 2a cos θ/2 यानी कि 2 × 5 cos 60/2 इज इक्वल्स टू 2 × 5 × cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 कट गया 5√3, 5√3 आ गया हमारा रिजल्टेंट। और एंगल जो होता है हमने पढ़ा था अगर दोनों सेम हो तो एंगल कितना 30 डिग्री हो जाता है। तो एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इधर आया 5 न्यूटन, इधर आया 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, और जो बीच का है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। विजुअलाइज कीजिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप दिमाग में ये सोच नहीं पा रहे
कि ये एक्चुअल में कैसा हो रहा होगा। दो इंसान, सोचिए यहाँ से दो इंसान खींच रहे हैं ना इसको, और बीच में से वो डब्बा जा रहा है। इमेजिन कीजिए दिमाग में कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तभी होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये बक्सा है, ये बक्सा है, सोचिए यहाँ से आपका दोस्त खींच रहा है, आपका दोस्त खींच रहा है पलटू, इधर दूसरा खींच रहा है उल्टू, पलटू उल्टू खींच रहा है, पीछ से जाएगा ना, पीछ से जाएगा, ऑब्वियसली पीछ से जाएगा, दोनों एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो पीछ से ही जाएगा। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें ये सारा टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि ये मैं आपको जल्दी ही पढ़ा दूं, क्योंकि ये सब बहुत बाद में पढ़ा जाता है बेसिकली, पर मैं ट्राई करूंगा ये थोड़ा जल्दी पढ़ा दें ताकि ये सब विजुअलाइज करने में आपको ईजी हो जाए। एक काम करते हैं, मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद वही वाला लेक्चर डाल दूं, वही डाल देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वही डाल देते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर ले। 10 डायनर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, देन फाइनल अच्छा सा क्वेश्चन एक करते हैं। हाँ ये करते हैं। कहा है कि 10 डाइन के दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे पे लग रहे हैं, पर उनका जो फिगर है, फिगर कुछ ऐसा दे दिया। फिगर बोला है कि इधर है, इधर 10 डाइन है और इधर है 10 डाइन, और इनके बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। पर हमें तो पता है कि भाई हम जो एंगल लेते हैं वो हमेशा ताल से ताल मिला करके लेते हैं, है ना, हमारा फेवरेट है यार। तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे पैरेलली, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिफ्ट करने पे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, और 120 डिग्री में हमारा फॉर्मूला हमारे पास था कि जितना हमारा रिजल्टेंट होगा वो भी उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा जो दोनों वेक्टर इक्वल हैं, यानी कि 10 डाइन। और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 120/2, ये भी 60 डिग्री। खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। क्या यार, हाँ, एडिशन ऑफ मोर देन, कल मैंने बोला था ना कि शादी हो रहा है, आज बैंड बाजा बज रहा है, मुझे ना पर्सनली अंदर से नाचने का इतना मन कर रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है कि अभी नाचने जाएंगे एग्जाम गंदा हो जाएगा। हालांकि एग्जाम तो अच्छा है, प्रिपरेशन सही चल रहा है यार इस पर। तो यहाँ बोला है कि एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे कोई सी वेक्टर है, यहाँ कहीं डी वेक्टर है, सब एक प्लेन में, इन सबको हमें ऐड करना है। तो इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि ये सारे जो वेक्टर हैं उन सबको हेड टेल करके जोड़ देते हैं। मैं पहले ए वेक्टर को ले आता हूँ, ये ए वेक्टर था मेरे पास, इसको मैंने इधर ले आया। अब कभी भी किसी को भी किसी के साथ जोड़ दो, सी को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, बी को मैं फिर इधर जोड़ देता हूँ, अब डी को मैं इधर जोड़ देता हूँ। अब शुरुआत और आखिरी पॉइंट को मिला दो। ये वाला शुरुआत था, ये हमारा आखिरी पॉइंट था, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये वेक्टर ना अब किसी को कहीं पे भी जोड़ोगे ना सेम ही निकलेगा। देखो मैं रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज ही नहीं करता हूँ, मैं रिजल्टेंट का वैल्यू ये जैसे का वैसा है इधर रख देते हैं इसको साइड में, ठीक है। अब मैं क्या, पहले मैंने किसको जोड़ा था, पहले ए को जोड़ा था, ए को खिसका देते हैं, फिर सी को जोड़ा था, सी को खिसका देते हैं, बी को जोड़ा था, बी को खिसका देते हैं, और इधर इसके साथ डी को भी अलग अलग कर देते हैं, ये सारा मिटा देते हैं इधर, चलिए ये मिटा देते हैं, ठीक है। बस ये हमारा, हमें याद है ये हमारा ए वेक्टर था और ये हमारा डी वेक्टर था, ठीक है। अब इन सबको मैं जैसे भी जोड़ूं रिजल्टेंट का वैल्यू देखिए मैंने अब तक चेंज नहीं किया, मैंने बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पहले मैं सी को जोड़ देता हूँ, अभी पहले मैं सी को यहाँ जोड़ देता हूँ, फिर मैं ए को जोड़ देता हूँ यहाँ, फिर आप बोलिए डी को जोड़ दे, डी को जोड़ देते हैं, डी को ऐसे जोड़ दिया मैंने, फिर हम बी को जोड़ देते हैं। कहाँ गया हमारा, अरे उल्टा जोड़ दिया, क्या कर दिया यार मैंने। हाँ अब देखिए जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इसको बस टर्न करना पड़ेगा, लेंथ हमारा उतना ही रहेगा, जितना रिजल्टेंट का लेंथ होता है मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये आपके पास है ए वेक्टर, इधर आपके पास आ गया बी वेक्टर, इधर आपके पास आ गया सी वेक्टर, इधर आपके पास आ गया डी वेक्टर। तो बेसिकली प्रोसेस जो होता है वो यही होता है,
वो तो मैंने बता दिया आपको कि जस्ट इमेजिन करो कि क्या होता है। प्रोसेस आप ये करना, ए और बी को पहले जोड़ देना, इनका रिजल्टेंट R1 निकाल देना, R1 प्लस सी कर देना, ये वाला रिजल्टेंट जो आएगा दिस इज R2, दिस इज R2। फिर R2 और D को जोड़ दीजिए, R2 और D को जोड़ देने के बाद ये आ जाएगा R3। ऐसे ही टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो R3 होगा। यानी कि अब इन सबको कैंसिल करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू आर। R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दैट्स इट। अभी हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मैं तो कहता हूं भाई सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। एक वेक्टर हमने ए ले लिया, अगर ऐसा, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा वो कुछ नहीं, सेम ऐसा ही, इतना ही लेंथ का, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा बस, माइनस ए वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर नाम का कोई चीज ही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि एक तरफ इधर जा रहा है टू करके, फिर उसको उल्टा कर दैट इज माइनस ए। तो सोचिए हमें बोला है कि बी और ए को माइनस ए को जोड़ो, यानी कि हमें अगर बोला है दो वेक्टर्स हमें दिया है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर ए। हमें बोला है कि बी माइनस ए करो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, यही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। मैं अगर ऐसा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर ए वेक्टर है और बी माइनस ए हमें करना है, तो बी को मैं माइनस ए के साथ भी तो जोड़ सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये ए वेक्टर का इधर उल्टिया वाला कॉम्पोनेंट जो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट माइनस ए, अब इन दोनों के बीच का एंगल ले लो थीटा, इन दोनों को जोड़ दो, खत्म। हालांकि अगर आपको इतना नहीं करना तो उसके लिए भी फॉर्मूला देता है हमारे पास, दैट इज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला लगाई करें। पर फॉर्मूला क्यों लगाएं भाई, हमारे पास तो है हमारा ट्रिक। अगर दोनों सेम हो, स्पेशल केसेस यहाँ पे पढ़ेंगे, पर हमारे पास तो है हमारा ट्रिक, हम ऐड ही करेंगे, हम ऐड करेंगे भाई, हम ऐड करेंगे, लेकिन बी को ए के साथ नहीं करेंगे, बी को माइनस ए के साथ करेंगे। ये बी वेक्टर हमें मिल गया, ये छोड़ देते हैं, सेम एंगल पे कितना ले, ये बी वेक्टर, ये सोचिए ए वेक्टर है, इन दोनों को हमें बी माइनस ए करना है, हम ए वेक्टर को इधर ले जाएंगे, इसका ऑपोजिट वाला हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ का एंगल ले जाएंगे, सोचिए यहाँ दिया है 60 डिग्री, यहाँ दिया है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी क्या यार, हाँ 120 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया रिजल्टेंट, सही है ना, अच्छा आइडिया है, आई नो। उसके बाद आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में वही पढ़ेंगे, अगर सोचिए मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो हमें वहाँ पे जैसा फॉर्मूला हमने एक सीखा था वैसा ही फॉर्मूला यहाँ हम फॉर्मूला में देंगे, 2a कॉस थीटा था वहाँ, इधर बस साइन थीटा बाय 2। यानी कि अगर दो वेक्टर है, तीनों 3 न्यूटन के हैं और दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री है, उन दोनों को हमें माइनस करना है, तो सीधा हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू साइन 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, 0 0 कट जाएगा, 3 इंटू 1 3 फिर से आ गया, जितना ही था उतना आ गया। मतलब एक और चीज हमें पता चल गया कि स्पेशल केस नंबर 2 जो हम यहाँ नोट कर लेंगे हैशटैग देके, कि अगर वहां पे जैसे दोनों के बीच में 120 डिग्री होने पर उसका रिजल्टेंट जो था वो इक्वल होता था एडिशन में, यहाँ हो जाएगा वो 60 डिग्री में, इधर हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वहां होता था 120 में, यहाँ होगा 60 में, 2 पॉइंट तो ऐसे ही कवर हो गए। तो अब 120 60 का केस पढ़ना खत्म। अब स्पेशल में आता है हमारे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या होता है, एक वेक्टर है 3 न्यूटन का, एक और वेक्टर है 3 न्यूटन का, दोनों को माइनस करना है। 0 डिग्री में 3 माइनस हो जाएगा, अभी वहां 0 डिग्री में प्लस होता था, यहाँ 0 डिग्री में माइनस हो जाएगा। 3 न्यूटन और एक 3 न्यूटन है और बोला है दोनों को माइनस करो, तो ये 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, यानी कि ये 3 न्यूटन को हम अगर उल्टा करके इधर रख दे तो सेम ही चीज है। तो अब क्या हुआ, ये बक्सा है, इधर 3 न्यूटन लगा, इधर 3 न्यूटन लगा, दोनों मिलके कितना दिए
हो गया ना 0, खत्म। अभी अगर ये 3 न्यूटन की जगह अगर ये 6 न्यूटन होता तो नेट न्यूटन किधर आता, इधर आता 3 न्यूटन। दैट्स इट। 120 डिग्री की बात करते हैं, 180 डिग्री की बात करते हैं, सॉरी 180 डिग्री की बात करें तो वहाँ क्या होता था, 180 डिग्री में वहाँ माइनस होता था, पर यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री में प्लस हो जाएगा। एक बक्सा है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन, दोनों है भाई। वहाँ बोला है 5 -2 करो, -2 करो, दोनों का एंगल है 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, 2 न्यूटन के फोर्स को माइनस कर देंगे, -2 न्यूटन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 न्यूटन, यानी कि टोटल फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। खत्म, सब्सट्रैक्शन भी खत्म। यहाँ का 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास क्वेश्चन में है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो एक बक्से पे लग रहा है 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। एक और फोर्स है 4 न्यूटन का जो लग रहा है 4 न्यूटन, 5 न्यूटन ले लेते हैं आपके लिए, इजी कर लेते हैं आपके लिए, जो लग रहा है 120 डिग्री विद द सेम साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर फिगर की मैं बात करूं तो सोचिए एक बक्सा इधर है, तो एक फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, यहाँ 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है 5 न्यूटन, और ये ऐसे लग रहा है और यहाँ ये 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है 5 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 120 - 60 दैट इज 60 डिग्री। अब यहाँ जो फोर्स है इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा कि इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, बीच में 60 डिग्री। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो भाई, हमारा जो स्पेशल फॉर्मूला था क्या था वो, 2a sin θ/2, और थीटा वही होगा दोनों के बीच का। अब हमें एक और चीज यहाँ ध्यान रखना है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है माइनस करना है, इसके बारे में नहीं बताया है, पर जैसे कि हमें बताया है कि 5 न्यूटन है उसका डायरेक्शन, तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम ऐड ही करेंगे। तो ऐड करने पर ये हमारा हो जाएगा cos थीटा, 2 × 5 × cos 30 डिग्री √3/2, 0 0 2 2 कट गया 5 √3, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा 5 √3 में, और ये जो एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। एक माइनस का भी कर लेते हैं एक माइनस का भी कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन। सोचिए एक फोर्स है वो इधर से 30 डिग्री पर है ऑलरेडी, और एक और फोर्स है जो है 120 डिग्री पर, ये वाला, ये है 3 न्यूटन, ये भी है 3 न्यूटन। अब बोला है इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, और उसके साथ ही साथ ये वेक्टर को a दे देते हैं, इस वेक्टर को b दे देते हैं, उसके साथ ही साथ रिजल्टेंट का जो एंगल है वो a के साथ हमें बताना है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ऑब्वियसली एंगल जो होगा वो उन दोनों के बीच में ही आएगा, और अगर सेम ना हो तो हमारे पास फिर भी फॉर्मूला था tan θ = b sin θ / a + b cos θ, वो लगा दीजिएगा। पर यहाँ तो हमें सेम दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ओपोजिट है a - b बोला है ना, तो हमें वेक्टर -b लेना है ना, पर हमारे पास है क्या, हमारे पास है b का माइनस वेक्टर इधर ले जाएंगे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये अच्छे से देखिए, यहाँ कितना था, ये कितना एंगल है, ये कितना है, ये है 120 डिग्री, 120 - 30 यानी कि ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री बन जाएगा, है या नहीं। अब 3 न्यूटन है हमारे पास ये वाला, और हमारे पास 3 न्यूटन है ये वाला, और उन दोनों के बीच का एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री। अब फिर से हमारा फॉर्मूला लगा दो भाई, वहीं पे पड़ गया हमारा, या फिर यहाँ पे आप पिथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, सीधा सीधा ये सीधा सीधा आ जाएगा 3√2, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल से हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा सा एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक, जिससे आपको जो मैंने बताया ना कंपोनेंट की, ये दो लोग एक को खींच रहे हैं अलग अलग एंगल पे, तो वो आखिर क्यों बीच से ही जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिन दोनों का रिजल्टेंट जाना चाहिए, है या नहीं बक्सा। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।